आपका कंटेंट जो है वो फ्रीक्वेंटली जो है वो रजब भट्ट के ऊपर जो है वो हाईलाइटेड है। तो रजब भट्ट से आपकी क्या इन्फ्लुएंस ज़्यादा है या आजकल क्योंकि रजब भट्ट फेमस है उस वजह से आप जो है वो कंट्रोवर्सीज़ के अकॉर्डिंगली जो है ना वो अपना कंटेंट बना रहे हैं? मैं ये नहीं कहता कि रजब भट्ट ठीक करता है, लेकिन पहले तो हमारा कंटेंट होता है कंट्रोवर्सी का। लेकिन जहाँ पे फैमिली व्लॉगिंग आपने बंद करनी है वहाँ पे आप ड्रामास बंद करो। रजब सुलह के हक में नहीं था, ये भी आपको बता दूं। और रजब ने लाइव पे बैठ के उसका स्टाइल, उसका एटीट्यूड देख लिया। उसने बोला था मैं सुलह करने नहीं आया, यहाँ पे मेरे बड़े बैठे मुझे बुलाया तो मैं आया हूँ। बात ये कि रजब भट्ट वाला केस ना कभी खत्म नहीं हुआ। आज उस पर ये केस चल रहा है, कल कोई और चल जाएगा, परसों कोई और चल जाएगा। केसेस तो इस पे चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन फ्रंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरोफियत से होंगे। मेरे साथ आज इन हाउस बड़े ही ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद हैं, उस्मान ज़ेब साहब। और ये आजकल जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी नाक में इन्होंने दम भी किया हुआ है। बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो है वो इनसे आजकल आगे पीछे भी भाग रहे हैं। सो उस्मान भाई, थैंक यू सो मच आपका टाइम देने का। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। अच्छा उस्मान भाई, सबसे पहला क्वेश्चन कि सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर्स हैं इनके ऊपर आपकी रेगुलर बेसिस के ऊपर वीडियोस अपडेशंस जो आ रही होती हैं, तो क्या आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं उनके पीछे पड़े हुए हैं या उनको हाईलाइट करना चाह रहे हैं या उनकी जो लाइव्स हैं या जो वो सोशल मीडिया के ऊपर कर रहे हैं उसको एक्सपोज करना चाह रहे हैं? अच्छा, इस तरह के बहुत ज़्यादा जब भी मैं लाइव बैठता हूँ ना, मैं यूट्यूब पे ज़्यादा लाइव बैठता हूँ, टिकटॉक पे बहुत कम। अक्सर हमसे ना क्वेश्चंस आ रहे होते हैं कि यार हमने सोशल मीडिया पे आगे जाना है, कैसे आगे जाएँ? फिर उसके बाद ज़ाहिर-सी बात है सोशल मीडिया के ऊपर टिकटॉक लाइव भी चल रही है, बाकी चीज़ें भी चल रही होती है, गालम-गलोच भी चल रही होती है, लड़ाई-झगड़े भी चल रहे होते हैं। अगर आपको पता हो तो सोशल मीडिया के ऊपर सबसे बड़ी लड़ाई, एक बंदा कतर से आता है, इब्रार भी उसका नाम है, शमशेर भट्टी को फायर मार के चला जाता है। शमशेर भट्टी की ज़िंदगी वो थी। शमशेर भट्टी ने एक बोर्ड रखा हुआ है, बोर्ड के पीछे ना वो किसी का नाम लिख के जिससे गालियाँ पड़वानी है आप उसको पड़वा सकते हैं, ठीक है? तो इस किस्म का सोशल मीडिया पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। जब मैंने देखा कि हमारे बच्चे इससे ये चीज़ें सीखते हैं, यहाँ से आगे बढ़ने जा रहे हैं, फिर पैसा कमाते हैं उस पे। लाइव पे बैठ के जितनी आप बदतमीज़ी कर लो, आप पैसा कमा सकते हो। जब इस चीज़ को बच्चे देखेंगे तो उनका दिमाग ख़राब है, वो स्टडी करेंगे। एक अनपढ़ बंदा, अनएजुकेटेड बंदा, मैं मिस्टर पतलू की बात नहीं करूँगा, उसने बड़ी मेहनत की, उसको बड़ा पॉजिटिव सा कंटेंट है। बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जिनको बोलना भी नहीं आता, वो सिर्फ़ गालियाँ देते हैं और गालियाँ देने के बाद पैसा कमा रहे हैं। तो हमारे बच्चे उनको देख रहे हैं। और उस्मान भाई, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि आजकल ना आपकी लाइफ में भी और हमने भी बड़े एक्सपीरियंस किए होंगे, यंगस्टर लड़के लड़कियां मैट्रिक की डिग्री छोड़ के सर लाइफ पे बैठना शुरू। लाइव में बैठ जाएगा। उनके लिए एजुकेशन मैटर ही नहीं करती और उनके पेरेंट्स भी ये चाहते हैं कि ये एजुकेशन ड्रॉप करके पैसा कमाना। पैसा चाहिए ना हर बंदे को। घर में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा है वो हलाल कमा रहा है और कम कमा रहा है, दूसरा हराम कमा रहा है, ज़्यादा कमा रहा है। जो हराम कमा रहा है तो वो कामयाब है, आप उसको कामयाब इंसान बोलते हो। हमारे घरों का ये माहौल है और बाहर की बातें तो आप छोड़ दें। घर के अंदर जो बेटा ज़्यादा पैसे कमाएगा वो ज़्यादा काबिल है, ठीक है? वो ज़्यादा उसने तरक्की कर ली है, भावें वो हराम कमाए। हलाल कमाने वाला थोड़ा कमाएगा, बोलेंगे ये निकम्मा है। नहीं तो उस्मान भाई, इसकी वजह से अब देखें हमारे अभी मैट्रिक के भी रिजल्ट आए हैं, कहीं पे भी कोई इतनी हाइलाइट्स नज़र नहीं आ रही होंगी आपको कि किसने टॉप किया। क्या वो जो बच्चे पढ़ लिख कर एक सोसाइटी के अंदर मेहनत करके अपना मुकाम बनाना चाहते हैं, आपको याद होगा कोई आज से 2-3 साल पहले सीएसएस का बड़ा रुझान था, लोगों के अंदर एक होता था क्रेज़ कि यार हम सीएसएस करें, सीएसएस के टॉपर को बड़ा एक फ़ेम के साथ देखा था। पूरे गाँव में पता होता था फलाँ ने पीएमएस क्लियर किया है, इसे फलाँ ने सीएसएस क्लियर किया है। तो आजकल ये कंट्रोवर्सीज़ के अंदर हम लोग घिर के इन चीज़ों से साइडलाइन नहीं होते जा रहे। उसकी भी रीज़न है। आप मुझे ये बताएँ, एक बच्चा सीएसएस करता है, फिर उसके बाद वो साल की ट्रेनिंग करेगा। पहले तो सीएसएस करना भी बड़ा मुश्किल है, अकेडमी जाता है, फिर सीएसएस क्लियर होता है, फिर उसका इंटरव्यू होता है, क्लियर होता है। प्रोसेस है जिससे वो गुज़रता है और उसकी जो बैच है, उस पे वो बड़ा डिपेंड करता है। फिर सीएसएस करने के बाद मैं उसको अफ़सर बोलूँगा, जी अफ़सर लग जाता है, जो भी उसका ग्रेड होता है। उसके बाद मुझे ये बताएँ वो कितने पैसे कमाता है। ये एक सीएसएस की है जो हमारे लग जाते हैं, एसी है, डीसी है, उसकी कितनी तनख्वाह है? सर 50,000 चलो लाख कर लो, आप थोड़ा ज़्यादा कर लो, 1.5 लाख करा। 1.5 लाख कह लो। और दूसरी तरफ से टिकटॉक लाइव वाला ना डिग्री की ज़रूरत है, सोशल मीडिया वाला किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और आपने
करोड़ों तक आप कमा सकते हो, करोड़ों तक आप आपने शायद मान डोगर का रिसेंट इंटरव्यू देखा हो, बिल्कुल। करोड़ों तक आप कमा सकते हो। तो आजकल बच्चों का दिमाग खराब है कि वो सुबह 9 से लेके रात 10 बजे तक जॉब करेगा, टेंशन में रहेगा। बेहतर नहीं है, वो रात को लाइव बैठे पैसे कमाएगा। रुझान उस तरफ आ गया। एजुकेशन से लोग निकल आए, पेरेंट्स को भी पैसे चाहिए, पेरेंट्स का भी मसला है। माएँ मोबाइल यूज़ करती हैं, बच्चा रो रहा है, हाथ में मोबाइल दे दिया। बेसिकली हमारे घरों से स्टार्ट हो रहा है और मसला कोई भी नहीं है और पैसा इन्वॉल्व है इसमें। तो आपका उस्मान भाई ये कहना है कि जो बेसिक रूट्स हैं, जो बच्चे को घर से मिल रही होती है, जो अपने पेरेंट्स से, अपने रिश्तेदारों से, हमारी वो जो बेस कल्चर है वो ही खराब होता जा रहा है। देखें, अब सोशल बच्चे छोटे-छोटे बच्चे के पास मोबाइल है। जब बच्चा होता है ना 3-4 साल का, मोबाइल आ गया, कार्टून भी आ गया। माएँ आजकल क्या करती हैं, पुराना जॉइंट फैमिली सिस्टम तो है नहीं है। बच्चे को मोबाइल दे दिया, खुद स्टार प्लस लगा दिया। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। और उस्मान भाई ये आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा जो छोटे बच्चे मतलब 4-5 साल के बच्चे वो भी आजकल रील्स के ऊपर काम ले रहे हैं ना, वो रील्स देख रहे होते हैं, कार्टून तो दूर चले गए अब वो रील्स में। और रील्स में हो रहा क्या है? रील्स में क्या हो रहा है? ये भी आप देखें। आपको शायद फैमिलीज़ भी देख रही हो। आजकल ऐसे प्रोग्राम भी हैं जिसमें लड़कियां आके वो तरीके बताती हैं। एक इंडिया की है डॉक्टर नेहा आप सर्च, हाँ जी, बिल्कुल है। वो उसका कंटेंट आप देख लें किस किस्म का है। और पाकिस्तान के अंदर भी डॉक्टर्स हैं, उन्होंने बोला छोड़ो पेशेंट को देखना, सोशल मीडिया पे आके सिर्फ ये बता रही है मर्दाना कुव्वत कैसे ज़्यादा करनी है, कैसे कम करना है, बीवी के पास कब जाना है आपने, और हॉर्नी कैसे होना है, मूड कैसे बनाना है। ये सारा कुछ पाकिस्तान के डॉक्टर सोशल मीडिया पे बैठ के आपको सिखा रहे हैं, जिसमें ज़्यादा तादाद ख़वातीन की है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा उस्मान भाई, आजकल आपका कंटेंट जो है वो फ्रीक्वेंटली जो है वो रजब भट्ट के ऊपर जो है वो हाइलाइटेड है, हर उसके पॉइंट के ऊपर, हर उसकी एक्टिविटीज़ के ऊपर। तो रजब भट्ट से आपकी क्या इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, या आजकल क्योंकि रजब भट्ट फेमस है, उस वजह से आप जो है वो कंट्रोवर्सीज़ के अकॉर्डिंगली जो है ना वो अपना कंटेंट बना रहे हो? पहले तो हमारा कंटेंट होता है कंट्रोवर्सी का। आपने शायद देखा हो, मैंने शमशेर भट्टी इब्रार रबी की थी, मैंने इब्रार रबी का इंटरव्यू भी किया है उस पे। फिर शहज़ाद भट्टी का इंटरव्यू भी मैंने किया है। और बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे जहाँ पे भी आता है, अभी एक शाहज़ेब सियालकोटी पे एक वकील ने केस किया, वो भी मेरे पास आए थे। एडवोकेट रियाज़ सोलंकी हैं कराची से, वो भी मेरे पास आए थे। तो सोशल मीडिया के ऊपर जो चीज़ हाइलाइटेड होती है, हमारा कंटेंट होता है उसके ऊपर काम करना। फिर उस ऊपर हम लोग बात करते हैं, एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं। तो वो चीज़ें कहीं पे कोई मर्डर हो जाता है, उसको भी हम लोग कवर करते हैं। ये अभी कर्नल साहब हमारे पड़ोस में बह गए थे, उसको भी हमने कवर किया है। बीएचए वाले वाक़या। हमारी दिन में ना 3-4 वीडियोज़ लगती हैं, उसमें हम लोग मुख्तलिफ चीज़ों को कवर करते हैं। अब रजब भट्ट की ये बात है कि रजब भट्ट वाला जो केस था, एक तो मज़हब से रिलेटेड था। स्टार्ट में मज़हब की बेस पे उसको पकड़ा गया था। वहाँ से स्टार्ट होता है, फिर जो केस उन पे करते हैं, वो भी मेरे पास आते हैं, मैंने उनसे भी पॉडकास्ट किए, तो मैं सारी चीज़ों को साथ लेके चल रहा होता हूँ। रजब भट्ट का ये है कि आजकल वो ज़्यादा इन है, और जहाँ रजब भट्ट देखा जाता है, वहाँ पे मेरा नहीं ख़्याल कि दूसरा कोई कंटेंट भी इस टाइम पे देखा जाता हो। उस्मान भाई, रजब भट्ट से वैसे आपको मोहब्बत है? सही-सही बताएँ। देखें, मैं कुछ चीज़ें मुझे उसकी पसंद है। जिस तरह बात ये है कि बहुत से लोग उसको देख के मोटिवेट भी होते हैं, कुछ चीज़ें उसकी गलत भी हैं, मैं गलत क्यों बताऊँगा। बहुत से लोग उसको देख के मोटिवेट होते हैं। रजब भट्ट ने एक पॉडकास्ट में बोला था कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरी माँ की टाँग टूट गई, मैं हॉस्पिटल नहीं ले जा सका, मेरी माँ कपड़े सीती थी। फिर उसके बाद कहता मैं वॉशरूम गया, वॉशरूम में जाके बॉडी बिल्डर था ना ये, उस टाइम पे कॉम्पिटिशन लड़ता था। कहता मैंने अपनी बॉडी देख के कहा रजब भट्ट तेरे पे लानत हो। यानी माँ के इलाज छोड़े हॉस्पिटल ले जाने के पैसे नहीं थे। फिर कहते हैं जब मैं अगले दिन जब वो वापस आया, माँ कपड़े सी रही थी, तब जाके उसने ये बात बोली थी वॉशरूम में कि उसकी माँ की टाँग टूटी हुई थी, सीधी उसने सामने रखी हुई थी और कपड़े सी रही थी। और सूट के पैसे कितने होते थे? 300-400 रुपए। तो कहता मैं वॉशरूम गया, जाके मैंने खुद को ये बात बोली। बात ये है कि इसकी ननिहाल बड़ा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रगल तो है लड़के की। उसने ये पहले स्ट्रॉन्ग थे, फिर उसके बाद आ गया, इन पे गिर गए। फिर इसकी बहन डॉक्टर है, वो पढ़ी लिखी है। कहने का मकसद ये है कि अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं। ज़ाहिर-सी बात है, वो तो खुद बोल रहा है कि भई ना मैं मुफ्ती हूँ, ना मैं आलम हूँ। अब जिस तरह फैमिली व्लॉगिंग पे लोग उस पे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। उस्मान भाई, आपने ये बात की है फैमिली व्लॉगिंग की, आप अपना नज़रिया जो है वो इसके ऊपर क्या रखते हैं फैमिली व्लॉग? ये ना हर घर का अपना एटमॉस्फेयर होता है। बाज़ घरों में आपने देखा है कि औरतों के ना आँखें भी नज़र नहीं आती। मैं पठान एरिया में आप चले जाओ। बिल्कुल ऐसे। इसी तरह पंजाब में थोड़ा-सा क्लियर कल्चर है। मैं ये नहीं कहता कि रजब भट्ट ठीक करता है, लेकिन आपने देखा होगा हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। आज मैं एक मॉडल हैं इस्लामाबाद की, नाम नहीं लूँगा। आज उन्होंने ना, मैं इनको बड़ा अच्छा समझता था। सना यूसुफ की दोस्त भी हैं।
तो उन्होंने एक रील बनाई थी, पूरा उनका बेड यहाँ से नजर आ रहा था। ये आज की रील है उनकी। मैं बड़ा शॉक्ड हुआ, मैं कहा देखो, इस लड़की को पहले पैसे नहीं थे, फेम नहीं था, 2-4 गाने इसने कर लिए, उसके बाद इसको फेम मिल गया, और अब उसने आके ये हरकतें स्टार्ट कर दी हैं। उस्मान भाई, ये जो यंग जनरेशन के अंदर ये कल्चर प्रमोट होता जा रहा है सोशल मीडिया का, ठीक है, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया कि एजुकेशन साइडलाइन होती जा रही है और ये वाला कल्चर जो है ना वो प्रमोट होता जा रहा है। तो जितने भी अभी यंगस्टर ये यूट्यूबर्स हैं, देखिए यहीं से तो कल्चर नई जनरेशन में आ रहा है ना। और बहुत सारे ऐसे भी यूट्यूब के ऊपर आपको अच्छे कंटेंट वाले मिलते हैं, जैसे यूखानो था, मेरी नज़र में बड़ा अच्छा कंटेंट होता था, उसका काम आता है। शावीर जाफरी का भी अच्छा कंटेंट होता है। इस तरह के लोगों का भी तो कंटेंट फॉलो हो रहा है ना, लेकिन उसके बजाय जो बाकी फैमिली व्लॉगर्स हैं उनका कंटेंट ज्यादा लोग क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं? देखिए, एंटरटेनमेंट उसमें ज़्यादा है। अब ये लड़का भी आ रहे, लड़कियाँ भी आ रहे, बच्चे भी आ रहे, ये एक ड्रामा है, ड्रामे को लोग ज़्यादा देखते हैं। सीधी-सीधी व्लॉगिंग तो कोई भी नहीं देखता। पाकिस्तान के अंदर कितने व्लॉगिंग चैनल हैं? मेरा ख़्याल है कि करोड़ों नहीं तो हज़ारों तो ही हैं, क्यों नहीं चल रहे? सिर्फ़ रजब भट्ट, डकी भाई, सिस्ट्रोल जी क्यों चल रहे हैं? बिल्कुल। बाकी तो नहीं चल रहे ना, बाकी तो किसी की भी फैमिली व्लॉगिंग नहीं चल रही। उमर भट्ट लोगों ने भी स्टार्ट किया था, नहीं चला। नहीं चला। तो मैं ये बात बोलूँ कि कुछ लोगों को देखा जाता है, कुछ फैमिलीज़ को देखा जाता है, सबको नहीं देखा जाता। तो आप ये बोलें कि हर बंदे ही फैमिली व्लॉगिंग करेगा, सक्सेसफुल हो। नहीं तो उस्मान भाई, ये कल्चर मैं पूछ रहा हूँ कि कल्चर ठीक है या नहीं ठीक है? जो आने वाली जनरेशन है उसमें क्या ये कल्चर अडॉप्ट होना चाहिए? देखें, हर घर का अपना एटमॉस्फेयर है। अब मैं आपको बिल्कुल क्लियर बात करता हूँ। हीरा मानी है, क्या उसको आना चाहिए मीडिया पे? सनम क्या नाम है सॉरी, फिज़ा अली हैं, वो भी तो आ रही है, लड़की है ना, वो भी आ रही है। बुशरा अंसारी का अपना चैनल है, उस पे बात क्यों नहीं हो रही? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ हो सकता है गलत, लेकिन हमारे यहाँ पे ड्रामे भी देखा जा रहा है, हमारे ड्रामे में बड़ी गंदी-गंदी चीज़ें होती हैं, फैमिली व्लॉगिंग में वो चीज़ें नहीं होती। अगर आपने पाबंदी लगानी है, ड्रामों पे भी पाबंदी लगाएँ, फैमिली व्लॉगिंग पे भी लगाएँ, लड़कियों पे भी लगाएँ, मॉडल्स पे भी लगाएँ, एक्टर्स पे लगाएँ, सब पे पाबंदियाँ लगाएँ। लेकिन जहाँ पे आपने ड्रामा अलाउ की है, तो फिर वहाँ पे फैमिली व्लॉगिंग भी आप अलाउ करो, कम से कम यहाँ पे गंदी चीज़ें तो नहीं हो रही ना। हमारे ड्रामा में क्या हो रहा है, मैं आपको बताऊँ, आप हैरान रह जाओगे, सुहाग रातें तक दिखाई जा। बड़ी-बड़ी डिफरेंट स्टोरी सही कह रहे हैं आप। तो फैमिली व्लॉगिंग में कम से कम इन लोगों ने वो चीज़ें तो नहीं दिखाते ना। बाकी गलत है, लड़कियों को नहीं आना चाहिए सामने। बहुत ज़्यादा चीज़ें जो यहाँ पे गलत हो रही हैं, नहीं होनी चाहिए। मैं फैमिली व्लॉगिंग को बिल्कुल प्रमोट नहीं करता। मैं बिल्कुल इसके अगेंस्ट हूँ। लेकिन जहाँ पे फैमिली व्लॉगिंग आपने बंद करनी है, वहाँ पे आप ड्रामास बंद करो। ये अच्छा है कि लोग ड्रामा से मुड़ के फैमिली व्लॉगिंग पे आ गए। कम से कम थोड़ी बहुत इनमें है। अच्छा उस्मान भाई, आप क्या अभी रिसेंट भी और जैसे-जैसे जो भी कंट्रोवर्सीज़ टॉपिक आते हैं, उसपे बड़ी जो है ना वो अपडेट्स होती हैं और सही नॉलेज इन्फॉर्मेशन जो है ना वो आपकी वीडियोज़ के थ्रू, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के जो भी गॉसिप्स चल रहे होते हैं, कंट्रोवर्सीज़ चल रही होती है, वो आ रही हैं। आज इस पॉडकास्ट में आप ये बताएँ कि आपके वो जो ज़राए हैं, जहाँ से आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्टिव होती है, वो ज़राए कौन-से हैं? अच्छा, इसमें ये होता है कि इन्फॉर्मेशन ना हमें खुद दे देते हैं। बाज़ लोगों ने अपनी न्यूज़ चलानी होती है, बाज़ लोगों ने दोस्ती यारी होती है। अब बहुत सारी ऐसी बातें, आज आज क्या हुआ, मुझे आज भी पता है कि आज क्या हो रहा है, बैकएंड पे क्या चीज़ें चल रही हैं। चाहे रजब का केस हो, दूसरा, तीसरा, लेकिन जब तक रजब खुद चीज़ों को डिस्क्लोज़ नहीं करेगा, हम लोग डिस्क्लोज़ नहीं करते। हुँ। ठीक है? चाहे जिसकी भी हो। शिज़ार भट्टी की जब मैंने न्यूज़ चलाई थी कि शिज़ार भट्टी, सबसे पहले मैंने चलाई थी कि शिज़ार भट्टी इसमें मुलव्वस है। मैंने उससे पहले पूछा था, मैंने कहा यार मैं इस पे न्यूज़ चलाऊँ या ना चलाऊँ? उसने मुझे अलाउ किया। फिर उसके बाद शिज़ार भट्टी के दोस्त हैं, ये सारे ग्रुप्स बने हुए हैं सोशल मीडिया पे। ये सारे एक-दूसरे से ना कनेक्टेड होते हैं। जो न्यूज़ आती है, हमारे ग्रुप्स बने हुए होते हैं। हमारे ग्रुप्स में आ जाती है। 2 लड़के मैंने स्पेशल रखे हुए हैं कि आपने टिकटॉक देखनी है, आपने फेसबुक देखना है, इंस्टाग्राम देखना है, उसको आपने मॉनिटर करना है, उसमें से आपने न्यूज़ निकालनी है। फिर उस न्यूज़ पे उन्होंने वर्किंग करनी है। बाकी थोड़े बहुत आप पैसे भी दे दें, फिर भी आपको लोग न्यूज़ दे देते हैं। आपको वीडियोज़ मिल जाती हैं। मतलब अगर फ़र्ज़ करें लाहौर के अंदर कोई वाक़या हुआ है, वहाँ पे जो बंदा वीडियो 4-5 हज़ार रुपए आपसे लेते हैं, वो जाके पूरा कवर करके आपको वीडियो तक दे देते हैं। तो सारी चीज़ें पैसे से खरीदी जाती है। नहीं उस्मान भाई, आपके वीडियोज़ के अंदर ना डिफरेंट एनालिस्ट भी आ रहे होते हैं, जो कि आपके बड़े करीबी फ्रेंड्स हैं। अब उनके पास देखें इन्फॉर्मेशन वो कहीं न कहीं से तो गैदर कर रहे होते हैं ना, जो आकर यहाँ पर आपके चैनल वर्किंग होती है, दिन रात। वर्किंग होती है। तो वो बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशंस हैं जो पहले आप ब्रेक कर रहे हो। जी, बिल्कुल। तो वो इन्फॉर्मेशंस जो है वो आपका मतलब जो है वो कलेक्टिवली कहाँ से आप जो है ना वो कौन से ऐसे ज़राए हैं जहाँ से आप कलेक्ट कर रहे हो? ये हमारे वो रिसोर्सेज़ होते हैं, कुछ पेड होते हैं, कुछ फ्री होते हैं और सारे कनेक्टेड होते हैं हमारे साथ, ठीक है? अब सोशल मीडिया पे आप जिस बंदे की बात करो ना, हम उससे कनेक्टेड हो। शाहज़ेब सियालकोटी पे केस होता है, वो वकील मेरे पास खुद यहाँ स्टूडियो आते हैं, आके मेरे साथ प्रोग्राम करते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन खुद दे देते हैं,
कुछ सारी बातें इदारों के अंदर भी हमारे कोई दोस्त यार होते हैं, वो भी हमें बातें साथ-साथ बता देते हैं। तो ये जो पिछली मेहनत है, वो अभी हमें काम के। अच्छा उस्मान भाई, अभी जो रिसेंट रजब भट्ट का केस चला है और इस केस के ऊपर आप क्या समझते हैं कि ये ख़त्म हो गया हुआ है, ये दब गया है, या रजब भट्ट के जो नेगेटिव जो चाहते थे कि रजब व्लॉगिंग ख़त्म हो जाए, वो कल्चर ख़त्म हो जाए, तो क्या वो कामयाब हुए हैं या रजब भट्ट दोबारा ऑलरेडी? नहीं, व्लॉगिंग तो नहीं ख़त्म हुई, व्लॉगिंग तो चल रही है। बात ये है कि रजब भट्ट वाला केस ना कभी ख़त्म नहीं होगा। आज उस पे ये केस चल रहा है, कल कोई और चल जाएगा, परसों कोई और चल जाएगा। केसेस तो इस पे चल रहे हैं, नहीं तो पुरानी कोई वीडियो पे चल जाएगा। क्योंकि शॉर्ट टाइम में बंदा 2 साल के अंदर इस लेवल पे आया है। और फिर दूसरी बात है कि रजब भट्ट के खिलाफ बात करो ज़्यादा सुनी जाती है, तो व्यूज़ मिलते हैं। मसला सारा ये, पहले एक वकील ने किया, वो आज फेम उसको मिल चुके हैं, सब उसको जानते हैं। दूसरे ने किया, फेम मिल गया उसको। अब रजब भट्ट के ऊपर आप भी केस करो, कल को आपको भी फेम मिल जाएगा। उस्मान भाई, जो ये 25 तारीख के ऊपर इन्होंने बड़ा गर्मा-गर्मी की हुई थी कि हम लोग आएँगे, फाइट करेंगे और आमने-सामने होंगे, उसकी कहानी क्या है? यार वो 25 तारीख को ना, कहानी तो थी, सीसीडी ने भी अच्छी कहानी डाली थी। ये अगर आते तो गिरफ्तार कर लेते इनको। और मेन चीज़ क्या थी, अब ये इनकी सुलह कैसे हुई है? सुलह जब मरीम नवाज़ ने एक्शन लिया, जब ज़ोर बढ़ा, सीसीडी ने शानी टाइगर के घर छापा मारा, वहाँ से बंदे गिरफ्तार किए। शानी टाइगर ने रजब भट्ट को बोला था कि मैं आपके पास आता हूँ। वो होता है हांग-कांग। रजब भट्ट ने उसको बोला, आप मेरे पास ना हो, मैं आपके पास आता हूँ। इस दौरान लाइव पे ना इनकी सुलह हो जाती है। अब प्रेशर तो पड़ा हर जगह पे, शानी टाइगर पे भी प्रेशर पड़ा, शहजाद भट्टी पे भी पड़ा, फर्क खोकर पे भी पड़ा। क्योंकि फर्क होकर जा रहा है दूसरी तरफ जमीयत में, एक इस्लामिक पार्टी में, उसके ऊपर भी प्रेशर पड़ गया। जब इन सब पे प्रेशर पड़ा है तो उन्होंने बोला भाई सुलह करो। और जो रजब है, रजब सुलह के हक में नहीं था, ये भी आपको बता दूं। और रजब ने लाइव पे बैठ के उसका स्टाइल, उसका एटीट्यूड देख लिया, उसने बोला था मैं सुलह करने नहीं आया, यहाँ पे मेरे बड़े बैठे मुझे बुलाया तो मैं आया हूँ। तो चीज़ ये थी कि प्रेशर डाला गया था मरीम नवाज़ की तरफ से, और अभी भी डला हुआ ये केस खत्म नहीं हुआ। अब रजब केस वापस भी ले रहे, फिर भी इसके ऊपर कनवाई होगी, कार्रवाई, क्योंकि लाहौर के पॉश एरिया में ये सारी कार्रवाई हुई है। वो एरिया एक बड़ी अच्छी सोसाइटी जहाँ रजब भट्ट रहता है, वहाँ पे जाके खुलेआम फायरिंग करना फिर भाग जाना आसान थोड़ी है, बदमाशी अब थोड़ी है। अच्छा उस्मान भाई, ये जो कल्चर एक और अडॉप्टेशन की तरफ आ रहा है, एआई कल्चर, एआई वीडियोस का कल्चर और खतरनाक, और जो वीडियो लीकिंग का एक सीजन चल रहा है, कभी किसी की, कभी मिनाइल मलिक की, कभी एबीसी की वीडियोस, ये खुद लीक करवा के फेम लेते हैं, या ये मतलब कोई ज़राए हैं जो ये इसके पीछे वर्किंग कर रहे हैं कि यार ये वीडियोस बनी? अच्छा, कुछ ने इस तरह हुआ, कुछ ने ना खुद अपने आप को गंदा किया, फ़ेम हासिल कर लिया। ठीक है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। कुछ ने खुद किया और कुछ की वीडियोज़ आउट की जा रही है। अब आप देख लें काशिफ़ ज़मीर को। काशिफ़ ज़मीर का जब वो पुलिस वाला पकड़ा गया, काशिफ़ ज़मीर ने एआई से वीडियो बनाई, उसका ड्रेस चेंज किया और कोशिश ये तासर देने की कोशिश की कि ये जो ब्लैक ड्रेस वाला बंदा है, इसको लोग पुलिस वाला एआई से बना रहे। लेकिन उसकी नहीं चली। अब एआई से किसी की भी आप पिक्चर उठा लो, पिक्चर सिर्फ, बॉडी भी मर्ज़ी की लगाओ, उसका रिलेशन जिसके साथ बना लो, बड़ा ईज़ी हो गया है। इसलिए तो यूट्यूब ऑटोमेशन ने भी अब सख्ती कर दी है ना। बैन कर दिया ना उस्मान भाई? इसलिए बैन किया नहीं, उन्होंने कुछ चीज़ें बैन की हैं, सारा नहीं बैन किया। अब सीन ये है, इसलिए बैन किया है कि लोग इसमें बहुत ज़्यादा इसमें घुस गए थे, इसमें वर्किंग हो रही थी और नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा चल रही थी। अब तो इज़्ज़त किसी की भी महफूज़ नहीं है, आपकी पिक्चर लेके कोई भी लगा ले। पहले एआई से साउंड आती थी, साउंड चलाते थे, अब वीडियोज़ बन के चलने लग गई हैं। सजल मलिक की देख लें, चेहरा सजल मलिक का था, बॉडी किसी और की थी, और सजल मलिक के तमाम एक्सप्रेशंस और वो सारी चीज़ें भी बीच में डाली गई थी। तो वो तो सजल मलिक है, किसी और की डाली होती वो बेचारी तो गई थी। इसके अलावा उस्मान भाई, आपने ऑटोमेशन की बात की, बड़े यूट्यूब चैनल्स भी अभी चल रहे हैं जो वल्गैरिटी, वो जो एआई वर्ड होता है, बिल्कुल ऐसे और वो जो लड़की आती है उनसे जो इंटरव्यू कर रही होती है। गंदी-गंदी बातें कर रहे हैं, लड़के ही गंदी-गंदी बातें कर रहे हैं। बिल्कुल। तो सारी चीज़ें चल रही हैं। अब यूट्यूब देखें बड़ी मुश्किल चीज़ है, डेटा कलेक्ट होता है, बड़ा वर्किंग होती है। एआई से तो बना के अब कर क्या रहे थे? एआई से एक कंटेंट बनाया, यानी 2 फेसेस बना लिए, नेक्स्ट वीडियो में उसकी बातें चेंज की और वही सीक्वेंस चल रहा है। अब एआई आपको ये बात बोलता है कि आप यूट्यूब आपको ये बात बोलता है कि आप एआई यूज़ करो, लेकिन हर वीडियो में डिफरेंट कंटेंट हो। वो क्या करते थे, एक ही शक्ल बना देते थे, उससे 50-50, 100-100 वीडियो बनाते थे, बस बातें चेंज करते थे। तो एआई उसने यूट्यूब ने पकड़ लिया, वो कह रहे भाई मेहनत करो, अब हर वीडियो में आप नया फेस लेके आओगे, तो इसलिए मुश्किल होगी थोड़ी-सी। अच्छा उस्मान भाई, लास्टली जो है वो आपके चैनल के ऊपर आप कुछ ऐसा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं या उसके ऊपर बना रहे हैं या आने वाले वक़्त में आएगा जो यंग जनरेशन के लिए स्पेसिफाइड आपकी तरफ से हो,
जिसमें उनको एक विजन मिले, जिसमें उनको एक एजुकेशन लेवल के ऊपर गाइडेंस दी जाए कि सोशल मीडिया ज़रूरी नहीं है, हमारा इस्लाम भी है, हमारी एजुकेशन भी है, हमारे रिश्तेदार हकूक़, वालिदैन के हकूक़, ये चीज़ें भी हैं। इसके ऊपर आप कोई कंटेंट जो है वो यंग जनरेशन के लिए जनरेट करना चाह आपने बोला ना सोशल मीडिया ज़रूरी नहीं है, सोशल मीडिया बहुत ज़रूरी है, एक बात। अब ऐसे-ऐसे चैनल भी हैं कि वो सिर्फ़ कुरान पाक की तिलावत करके लाखों रुपए कमा रहे हैं। बिल्कुल, उसमें सिर्फ़ कुरान पाक की तिलावत चल, ठीक है? फिर उसके बाद आपने कोई चीज़ भी सीखनी है, आप किससे सीखते हो? आप यूट्यूब से सीखते हो। अब जब मैं लाइव बैठा यूट्यूब पे उस दिन, तो बहुत से लोगों ने बोला जी हम चैनल बनाना चाह रहे हैं, हम कैसे इसको आगे लेके जाएँ? उसमें ये है कि हम लोग अनकरीब हमारा ये प्लान है कि कुछ हम लोग पहले पिंडी इस्लामाबाद वालों के लिए, फिर उसके बाद हम लोग कुछ ऑनलाइन कोर्सेज़ हम लोग लॉन्च करेंगे, जिसमें यूट्यूब चैनल बनाने का तरीका सिखाया जाएगा। असल में चैनल बनाना मसला नहीं है, चैनल को चलाना कैसे? चलाना कैसे? फिर उसकी नीश कैसे डिफाइन करनी है, फिर उसके बाद उसको आपने आगे कैसे कन्वर्ट करना है मोनेटाइजेशन में। तो ये जो और कंटेंट क्या होना है, बिल कंटेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हर बंदे का अपना कंटेंट होता है। शायद आप बोलने में अच्छे हो, शायद आप व्लॉगिंग में अच्छे हो, शायद आपके पास कोई ट्रिक हो, कोई मैजिक हो। तो सबसे पहले आपने ये सोचना है कि मेरे अंदर क्या ऐसी क्वालिटी है कि मैं उसके ऊपर कंटेंट बनाऊं, और कंटेंट बनाते हुए मैं थकूं ना। यानी 24-24 घंटे अगर मुझे कंटेंट बनाना पड़ता है, मैं थकता नहीं। ठीक है? इसी तरह जिसने भी कंटेंट बनाना है तो उसने शौक से बनाना है, पैसों के लिए आपने नहीं बनाना। तो फिर आप इसमें कामयाब हो। बाकी हम लोग इंशाल्लाह जो एजुकेशनल टाइप है, मेरी बात चल रही है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से भी चल रही है। रुकने शूरा हैं चौधरी रिजवान सैफी साहब मेरे पास आ चुके हैं। मैंने उनको ये बात बोली है कि जो बच्चों का कोर्स नहीं है स्कूलों के अंदर, मेरा अपना स्कूल भी है, उसके अंदर हम लोग 295 बल्कि तमाम इस्लामिक लॉज बच्चों को स्टडी करवाएं। हमारे यहाँ पे बच्चों को पता ही नहीं होता कि भाई अब जिस तरह नऊजुबिल्ला क्यों 295 या बेहुरमती क्यों होती है इस्लाम की, क्रिश्चियन से क्यों होती है? चले मुसलमानों को तो पता है, क्रिश्चियन से क्यों होती है? उनसे गलती के साथ होती है। बाज़ दफ़ा गलती के साथ हो जाती है, उनको पता नहीं होता कि मैं जो वर्ड इस्तेमाल करता हूँ, जो रजब भट्ट के साथ हुआ है। तो इसमें इंशाल्लाह हम लोगों ने फ़ोकस करना है कि वो जो इस्लामिक लॉज़ हैं, जो गलतियाँ हैं, ख़ास तौर पे क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए या कोई ऐसी अक़लियत जो हमारी पाकिस्तान के अंदर है, उनको हम लोग ये सिखाएँगे कि इन चीज़ों से मुसलमान हर्ट होता है, ये चीज़ें आपने नहीं करनी, और उनके निसाब उनके स्कूलों में भी वो चीज़ पढ़ाई जाएगी, ना सिर्फ़ कि हमारे इस्लामी स्कूलों में। उस्मान भाई थैंक यू सो मच आपके टाइम देने का। लास्ट पे कोई इम्पोर्टेंट मैसेज जो आप यंग जनरेशन के लिए देना चाह रहे हैं? देखिए, हमारी यंग जनरेशन है इस टाइम पड़ी है पैसे के चक्कर में, क्योंकि उसके पीछे उनके पेरेंट्स, बल्कि हमारा माशरा ही यार कहता है हमारे पास बड़ी गाड़ी हो, बड़ा बाइक हो, खूबसूरत बीवी हो, हर किसी का ये ख्वाब होता है, लेकिन इस चीज़ को पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, और शॉर्ट टर्म जो मेहनत है उसका फ़ायदा कोई नहीं। आपने फ़र्ज़ करें यूट्यूब है, टिकटॉक है, अगर आपने इस पे काम करना है, आपने 2 नंबरी कोई नहीं करनी। हमारे यहाँ पे 2 नंबरी बहुत ज़्यादा चल रही है, ठीक है? बड़े-बड़े ऑफ़िसेज़ बनाए हुए थे, उसके अंदर वॉच आवर पूरा हो रहा था। बिल्कुल। वो सारी चीज़ें मोनेटाइज़ तो कर लोगे, फिर आगे क्या करोगे? जब तक तो व्यूज़ नहीं आएँगे, व्यूज़ कैसे लोगे? कंटेंट क्या होगा? तो आपने क्या करना है कि भई शॉर्टकट नहीं मारना, बाकी लगे रहो। हर फ़ील्ड अच्छी होती है, फ़ील्ड कोई भी बुरी नहीं होती। थैंक यू सो मच उस्मान भाई। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।